इस वीडियो में हम एक्यूट फ्लैसीड पैरालिसिस सर्विलेंस के बारे में जानेंगे, जो कि पोलियो के केस का पता करने के लिए किया जाता है। एक्यूट फ्लैसीड पैरालिसिस की परिभाषा है 15 वर्ष तक का बच्चा जिसका कोई भी अंग अचानक लुंज या कमजोर पड़ गया हो, या किसी भी उम्र का व्यक्ति जिसमें पोलियो का संदेह हो। एक्यूट का अर्थ है बीमारी की अचानक शुरुआत और तेजी से प्रगति। फ्लैसीड का अर्थ है अंग का लुंज पड़ जाना। पैरालिसिस का अर्थ है कमजोरी या प्रभावित हिस्से की शक्ति का आंशिक या पूर्ण नुकसान। आइए अब एएफपी के लक्षणों के बारे में जानें। एएफपी के सामान्य लक्षण हैं एक या एक से अधिक अंगों या शरीर के आधे या चारों हाथों पैरों का अचानक लकवाग्रस्त या कमजोर होना। अन्य अभिव्यक्तियां हैं चेहरे का लकवा, गर्दन का नियंत्रण खोना और वल्बर पैरालिसिस, जिसमें गले की या सांस लेने में मदद करने वाले मांसपेशी का लकवा हो सकता है। वैश्विक पोलियो उन्मूलन पहल के तहत पोलियो सर्विलेंस एक्यूट फ्लैसीड पैरालिसिस मामलों की जांच के माध्यम से की जाती है। भारत को 2014 में पोलियो मुक्त घोषित किया गया है, लेकिन जब तक वैश्विक प्रमाणीकरण प्राप्त नहीं हो जाता तब तक देश को गुणवत्तापूर्ण एएफपी सर्विलेंस जारी रखने की आवश्यकता है। आइए अब हम यह जाने कि पोलियो सर्विलेंस के बजाय हम एएफपी सर्विलेंस क्यों करते हैं। चिकित्सकीय रूप से सभी पोलियो मामलों की सटीक पहचान करना असंभव है, इसीलिए पोलियो सर्विलेंस के बजाय एएफपी सर्विलेंस किया जाता है। बीमारियां जिनमें एएफपी के लक्षण होते हैं: गुलिन-बार सिंड्रोम, ट्रांसवर्स माइलाइटिस, ट्रोमैटिक न्यूराइटिस, बेल्स पाल्सी, ट्रांजिएंट पैरालिसिस, पोस्ट डिप्थीरियाटिक पाल्सी, पेरिफेरल न्यूरोपैथी, मेनिंजोइंसेफेलाइटिस, स्ट्रोक के बाद लकवा, हाइपोकैलेमिया आदि। असामान्य लक्षण वाले एएफपी मामले अतीत में वाइल्ड पोलियो वायरस के मामले बनकर सामने आए हैं और इससे डब्ल्यूपीवी के संचरण के क्षेत्रों की पहचान करने में मदद मिली है। यदि नॉन पोलियो प्रकार के पर्याप्त एएफपी मामलों का पता लगाया जा रहा है, तो इसका मतलब है कि उस क्षेत्र में सर्विलेंस संवेदनशील है। जिस दर पर नॉन पोलियो एएफपी मामले सामने आते हैं, उसे नॉन पोलियो एएफपी रेट कहा जाता है। ब्लॉक या जिले या राज्य का एएफपी सर्विलेंस तब संवेदनशील माना जाता है जब नॉन पोलियो एएफपी रेट 15 वर्ष से कम वाली जनसंख्या के प्रति 1 लाख पर 2 या 2 से अधिक हो। सभी ऐसे मामलों को रिपोर्ट करना याद रखें जिनमें वर्तमान बीमारी में लकवा अथवा कमजोरी हो, या वर्तमान बीमारी में लकवा अथवा कमजोरी का इतिहास हो, या बीमारी की प्रस्तुति अस्पष्ट हो। पिछले 6 महीनों में पैरालिसिस की शुरुआत होने वाले सभी मामलों को रिपोर्ट किया जाना चाहिए। पोलियो के मामले के चूकने का परिणाम अत्यधिक गंभीर हो सकता है, इसीलिए कभी कभी अस्पष्ट मामले को शामिल करना सही कदम है, विशेष रूप से पोलियो उन्मूलन के अंतिम चरण के दौरान। एएफपी की शुरुआत की तारीख लकवा या कमजोरी की शुरुआत की तारीख है। पिछले 60 दिनों के अंदर लकवे की शुरुआत वाले सभी एएफपी मामलों से 2 स्टूल सैंपल एकत्र किए जाने चाहिए और वायरस कल्चर के लिए WHO से मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला में भेजे जाने चाहिए। मल में वायरस के रुक रुक कर होने की स्थिति में दोनों सैंपल्स के बीच कम से कम 24 घंटे का अंतर होना चाहिए। लकवा शुरू होने के 60 दिनों तक के सैंपल लिए जा सकते हैं, लेकिन याद रखें कि लकवा शुरू होने के 14 दिनों के बाद पोलियो वायरस के मिलने की संभावना कम हो जाती है। प्रत्येक सैंपल वयस्क अंगूठे के बराबर का होना चाहिए और अच्छी स्थिति में प्रयोगशाला में पहुंचना चाहिए। एएफपी सर्विलेंस के वैश्विक मानकों के अनुसार ब्लॉक और जिले के लिए एडिक्वेट स्टूल सैंपल 80% से ऊपर होना चाहिए। इसीलिए एएफपी मामलों की शीघ्र रिपोर्टिंग और सैंपल संग्रह महत्वपूर्ण है। एक्सपर्ट रिव्यू कमेटी 2 स्थितियों में ईआरसी दस्तावेजों को एक्सपर्ट रिव्यू कमेटी को प्रस्तुत करना पड़ता है। यदि दोनों स्टूल सैंपल लकवा होने के 14 दिनों के अंदर एकत्र नहीं किए जा सके हों, यानी इनएडिक्वेट एएफपी मामले या स्टूल सैंपल में पोलियो वायरस, डब्ल्यूपीवी, सेबिन, वीडीपीवी मिले हों। डीआईओ या एसएमओ को लकवा शुरू होने के 70 दिनों के भीतर नीचे दिए गए दस्तावेज जमा करने होंगे। इसमें शामिल हैं ईआरसी चेकलिस्ट, पूर्णतः भरे सीआईएफ, क्लिनिकल रिकॉर्ड, ईआरसी फॉर्म, 60 दिनों की फॉलोअप स्थिति, मामले की तस्वीरें एवं वीडियो।
लकवे के मामले का इलाज करने वाली सभी स्वास्थ्य सुविधाओं या ऐसे मामलों की जानकारी रखने वाले सभी व्यक्तियों को पिछले 6 माह के अंदर लकवा शुरू होने वाले सभी मामलों को रिपोर्ट करना चाहिए। एक्यूट फ्लैसिड पैरालिसिस एक सिंड्रोम है और क्लिनिकल निदान की परवाह किए बिना मामलों की सूचना दी जानी चाहिए। फोन कॉल, व्हाट्सएप, ईमेल या एसएमएस जैसे सबसे तेज माध्यमों से AFP मामलों को तुरंत DIO और WHO, NPSP के SMO को रिपोर्ट करें। आवश्यक जानकारी है रोगी का नाम, आयु, लिंग, लक्षण, लकवे की शुरुआत की तारीख, पता और मोबाइल नंबर। मामले की अधिसूचना के 48 घंटों के अंदर DIO या सर्विलेंस नोडल अधिकारियों द्वारा केस इन्वेस्टिगेशन फॉर्म CIF का उपयोग करके सभी AFP मामलों की जांच की जानी चाहिए। भरे हुए CIF को उसी दिन DIO या SMO कार्यालय में भेजें। AFP मामले की अधिसूचना पर जांच दल को समुदाय में अतिरिक्त AFP मामलों की खोज करनी चाहिए। घर घर जाकर केस ढूंढना, समुदाय के नेताओं, ग्राम प्रधानों, दवा दुकानों, स्थानीय निजी चिकित्सकों और अग्रिम पंक्ति के स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करना। आइए अब हम AFP सर्विलेंस के उद्देश्य को जानें। AFP सर्विलेंस विश्वसनीय रूप से पता लगाने में मदद करती है कि क्या पोलियो वायरस का संचरण हो रहा है। पोलियो मुक्त प्रमाणीकरण के लिए संवेदनशील AFP सर्विलेंस के माध्यम से WPV या VDPV संचरण की अनुपस्थिति का प्रमाण देना आवश्यक है। AFP सर्विलेंस तब तक जारी रहेगी जब तक कि वैश्विक पोलियो मुक्त प्रमाणन प्राप्त नहीं हो जाता।